हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, हम अपने फर्स्ट फंडामेंटल राइट के बारे में भी पढ़ चुके हैं, विच इज राइट टू इक्वालिटी। तो आज हम आगे के कुछ फंडामेंटल राइट्स देखेंगे और उनके बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो आज शुरू करते हैं अपने सेकेंड राइट से, विच इज राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम हमारे आर्टिकल 19 से 22 में लिखा गया है। तो 19 आर्टिकल से शुरू करते हैं कि आर्टिकल 19 में क्या बोला है। आर्टिकल 19 में 6 एसेंशियल फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है। तो फ्रीडम्स भी बताया है और साथ ही साथ ना कि कहां पर आपकी फ्रीडम के आगे एक ब्रेक लगाया जा सकता है, उसके बारे में भी बताया है। तो फर्स्ट इज आर्टिकल 19 हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब अगर हम कोई चीज हमें सही नहीं लगती है, उसके अगेंस्ट हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो जैसे बोलना या फिर लिख के या फिर अपने विचारों को रखने का अधिकार हम सबके पास है। अब मान लो ऐसा होता है कि स्कूल का कोई ऐसा रूल है जो आपको सही नहीं लग रहा है, आप क्या करते हो, आप पीसफुली मॉर्निंग असेंबली में जाते हो और उसके बारे में बात करते हो। आप बताते हो पूरे स्कूल को कि ये मुझे सही नहीं लगता है, बच्चों को, टीचर्स को, सबको। आप पीसफुली, बहुत पोलाइटली आप उस बात को रखते हो। लेकिन उसके बजाय अगर आप कुछ ऐसा करो कि आप भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दो, आप नोटिस बोर्ड पे कुछ ऐसी इमेजेस, ऐसी पिक्चर्स, ऐसी ड्राइंग्स लगाने लग जाओ जो कि हेट फैला सकती हैं, जो कि वायलेंस क्रिएट कर सकती हैं, या फिर अगर आप कोई फेक न्यूज फैला रहे हो या फिर किसी भी तरह से स्कूल के ऊपर कोई थ्रेट है, वैसे ही इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि नेशन के ऊपर कोई थ्रेट है, तो उस केस में आपका ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, इसको लिया जा सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात को इस तरह से रखें, काफी पोलाइटली, एक अच्छे वे में रखें, ताकि लोग उसका मतलब समझें, ना कि आप भड़काऊ भाषण, हेट स्पीचेस या फिर किसी भी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट आपकी बातों से नहीं होना चाहिए नेशन को। तो स्पीक फ्रीली ऑन पब्लिक मैटर्स, यू कैन ऑल्सो राइट और एक्सप्रेस देयर योर ओपिनियंस इन मीडिया। इवन आप ब्लॉग्स बना सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो, लेकिन उनसे बात करने का और वे ऑफ प्रेजेंटिंग ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी तरह से हेट स्प्रेड ना करो, आप वायलेंस, आपकी वजह से वायलेंस ना हो, नहीं तो आपको ही पकड़ के जेल में डाल देंगे। सो व्हाट इज नॉट अलाउड, हेट स्पीच, इंसाइटिंग वायलेंस, एंडेंजरिंग स्टेट सिक्योरिटी। सो दिस इज ऑल विच इज नॉट अलाउड। तो एग्जाम्पल, यू कैन राइट ब्लॉग क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ फेक न्यूज फैलाओ जिससे कि दंगे भड़क जाए। So that is not allowed. Now freedom to assemble peacefully without arms. अब आपको लगता है कि विंटर्स आ गई हैं और अभी भी स्कूल का टाइम जो है ना वो बहुत अर्ली मॉर्निंग से 7 बजे सुबह स्कूल शुरू हो जा रहा है। तो आप क्या करोगे? तो आप सिर्फ इतना सा करोगे कि आप पीसफुली उसके बारे में आप मीटिंग करोगे, आप गैदरिंग करोगे, आप पीसफुली उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करोगे। आप ऐसा नहीं, आप वायलेंट नहीं हो सकते, मतलब आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, या फिर आप वेपन्स लाकर आप किसी भी तरह से आप चीजों को गलत नहीं कर सकते। मतलब तोड़ फोड़ करना या वेपन्स लाके लोगों को डराना, धमकाना, वो आप नहीं कर सकते। सो you can gather for meetings, protests and discussions, that too peacefully, but violent or armed gatherings are not allowed. Then freedom to form associations or unions. So this is the third one. तो आप चाहो आप अपना एनजीओ बना सकते हो, आप अपने कुछ यूनियंस, कुछ संगठन, कुछ ग्रुप्स बना सकते हो। तो आपको ये ट्रेड यूनियंस, आपको ये सब कुछ करने की आजादी है टू प्रमोट द शेयर्ड इंटरेस्ट। बट यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी पे या कोई आप इलीगल एक्टिविटी करते हो इसके जरिए, तो आपका ये राइट ले लिया जाएगा। ठीक है।
यू हैव ऑल द राइट्स बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी लिमिट्स कहाँ तक हैं, बाउंड्रीज कहाँ तक हैं, आप क्या नहीं कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शंस आपको अपनी पता होनी चाहिए। देन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो आप थ्रू आउट द कंट्री आप कहीं भी मूव कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर आप कश्मीर के हो तो आप कन्याकुमारी नहीं घूमने जा सकते, अगर आप कन्याकुमारी के हो तो आप कश्मीर नहीं घूमने जा सकते। यू हैव ऑल द फ्रीडम टू मूव विद इन द कंट्री, ठीक है। द एक्सेप्शन इज, अगर ऐसा नहीं है कि आप ऊटी घूमने गए और वहां पर क्या होता है, वो टी गार्डन्स होते हैं, टी एस्टेट्स होते हैं, जो किसी के प्राइवेट स्पेसेस होते हैं या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है, तो आप बोलोगे मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो इंडिया में कहीं भी घूम सकता हूँ, बट यू आर नॉट अलाउड इन द प्राइवेट स्पेसेस और इवन रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में भी, जैसे कि से कोई मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री कैंप है, तो वहां पर भी आप अलाउड नहीं हो। So this restriction you will have to understand. Then right to freedom में next आता है freedom to reside and settle anywhere in India. So now being a citizen of a country, being a citizen of India, आप country में कहीं पर भी settle हो सकते हो unless they're restricted for the protection of local tribes and culture. तो अनलेस वहां पर लोकल ट्राइब्स रहते हो या फिर कोई कल्चरल रिस्ट्रिक्शन हो तो आप वहां नहीं जा सकते। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी अगर आप चाहते हो कि आप अभी दिल्ली में रहते हो, आपको लगता है आपको मुंबई में सेटल होना है, तो आप वहां पर जाकर आप घर ले सकते हो, आप वहां पर रह सकते हो। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कुछ लोकल ट्राइब्स हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, वहां पर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर आप जगह लेकर आप नहीं रह सकते, राइट। वैसे ही अगर आप हिमाचल में जाओगे तो अगर आप रेंट पे रहना चाहते हो आप रह सकते हो, लेकिन आप वहां पर जमीन खरीद के अपना घर नहीं बना सकते, क्योंकि दैट राइट इज रिजर्व्ड फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम हिमाचल, करेक्ट। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। यू कैन बाय प्रॉपर्टी इन एनी स्टेट, बट कई जगह पर आपको ना स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। सो दैट इज important for us to understand कि हम being the citizen of India, we can go to any part of the country, we can reside anywhere, हम कहीं भी settle हो सकते हैं, but कहीं पर कुछ restrictions हैं जहाँ पर हमें state की permission की ज़रूरत होती है। Then freedom to practice any profession or occupation, अगर आप शेफ बनना चाहते हो खुशी से बनो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो आप खुशी से बनो, आप यूट्यूबर बनना चाहते हो आप खुशी से बनो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेकिन रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर आई है? रिस्ट्रिक्शन आई है कि आप कोई अनलॉफुल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कि आप कोई से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दो या फिर स्मगलिंग करना शुरू कर दो। तो अगर आप किसी भी कारण से, किसी भी रूट से अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, देन इट कम्स अंडर अ क्राइम, वो एक क्राइम है, राइट। तो मतलब ये है कि फ्रीडम तो हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे हमने देखा। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे करते रहो, फ्रीडम अपनी टोटली फुली इंजॉय करो, बट ये ध्यान रखो कि किसी और की फ्रीडम हर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑन फ्रीडम। वैसे तो हमने हर एक के साथ फ्रीडम की लिमिटेशंस पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ और लिमिटेशंस देखते हैं, जैसे फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। इस बात का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास फ्रीडम है, हम अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी और की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट ना करें, हम अपनी फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करें, ठीक है। अब इसमें ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे स्टेट कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है अगर वो नेशनल सिक्योरिटी पर आती है। मान लो आप कोई ऐसा भड़काऊ भाषण देने लग जाते हो जिससे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है, तो आप गए तो आपकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। देन अगर आप पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी मतलब अगर आप पब्लिक ऑर्डर को, मतलब शांति चल रही है और आप उस शांति को भंग करने की कोशिश करते हो, भड़काऊ भाषण देते हो या फिर गलत बिहेवियर करते हो, इमोरल बिहेवियर है या फिर गलत वर्ड्स का यूज आप कर रहे हो, तो भी आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए ना इमरजेंसी के लिए भी ना कुछ स्पेशल इमरजेंसी लॉज हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द special emergency laws, right, जिसमें पहला है MISA। MISA is Maintenance of Internal Security Act, ठीक है। और एक है ESMA जिसे हम बोलते हैं Essential
सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, और है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। अगर हमें लगता है कि कोई इंसान हमारी जो सिक्योरिटी है या फिर जो शांति चल रही है अगर उसको खराब कर सकता है, तो हम उसको पहले से ही हम उसके फ्रीडम को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने फ्रीडम का मिसयूज ना करे। सो दीज आर सर्टेन स्पेशल इमरजेंसी लॉज जो कि हम लोगों की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। करेक्ट। नाउ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 में लिखा गया है। अभी ये क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब आते हैं राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। मान लो कि पुलिस आती है और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ने यूनिफॉर्म पहनी है या उनके हाथ में डंडा है तो आपको उठा के ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप कर सकते हो। पहली बात कि पुलिस को बताना पड़ेगा आपको कि वो आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो आपकी टीचर ने आज आपको क्लास से बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो क्लास से बाहर ऐसे ही नहीं निकाल देंगे, पहले उनको बताना पड़ेगा कि आपको क्लास से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। करेक्ट। तो वैसे ही पुलिस को आपको बताना पड़ेगा कि पुलिस आपको बाहर मतलब जेल क्यों लेकर जा रही है या क्यों पकड़ रही है। सेकेंड इज इट हैज द राइट टू अ लॉयर ऑफ देयर चॉइस। तो मतलब कि अगर आप अरेस्ट हो भी जाते हो तो उसके बाद आपके पास ये आपका अधिकार है कि आप अपने चॉइस का लॉयर यूज करो। जरूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट लॉयर या गवर्नमेंट या फिर पुलिस आपको फोर्स कर सकती है कि यही लॉयर आप रखो। नो, आप अपनी चॉइस का लॉयर हायर कर सकते हो। एंड इट मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे से ज्यादा आपको जेल में पकड़ के नहीं रखा जा सकता, मतलब पुलिस स्टेशन में पकड़ के नहीं रखा जा सकता। उसके लिए सबसे पहले आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद पता चलेगा कि अब आप अंदर रहोगे या फिर आप बाहर जाओगे। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में ना ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि लोगों के पास भी पावर है, लोगों के पास भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, पुलिस के पास अपनी पावर्स हैं, गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं, ताकि डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेटिक नेशन में कोई भी पावर का मिसयूज ना हो, किसी भी तरह की फ्रीडम का मिसयूज ना हो। इसलिए उनके हर किसी की पावर को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या होता है? अब जैसे अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कोई अरेस्ट हो जाता है तो उस इंसान के पास भी ना अपने 3 तरीके हैं, अपनी 3 पावर्स हैं। हमने वो पावर्स के बारे में पढ़ा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है तो उसको पकड़ के बिना किसी ट्रायल के हम उसको अंदर डाल सकते हैं, और वो भी 3 महीने के लिए। सो डिटेन समवन विदाउट ट्रायल अप टू 3 months इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो 3 महीने पर ताकि देश की सुरक्षा को कोई खतरा ना वो बन सके, इसलिए हम उसको अंदर डाल देते हैं। मैक्सिमम पर ये 3 महीने होता है। दूसरा, डिटेंशन मस्ट बी जस्टिफाइड एंड इंडिविजुअल हैज द राइट टू रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें पहले तो गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि उसने उस बंदे को अंदर क्यों डाला है, क्या रीजन है। और दूसरा, यहाँ पर ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस बंदे को हमने गिरफ्तार किया है, ठीक है, जिसे डिटेन किया गया है, जिसे अरेस्ट किया गया है, तो उसको अरेस्ट करने के पीछे रीजन क्या है, और दूसरा वो भी अपना पक्ष रखेगा। वो चाहे खुद बोलेगा, चाहे लॉयर के थ्रू, बट अपनी रिप्रेजेंटेशन वो भी कर सकता है। देन डिटेंशन ओवर 3 months नीड रिव्यू बाय हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड। तो अब मान लो कि 3 महीने निकल गए, 3 महीने वो जेल में था। अब 3 महीने बाद क्या उसको जेल में रखना है या नहीं रखना है, उसके लिए किसी भी स्टेट के, मतलब जिस भी स्टेट में वो है, वहां के हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड से पूरा रिव्यू होता है कि क्या उसको आगे रखना सही है, नहीं है, और उसको किस वजह से रखा हुआ है। तो अगर आप इसको रियल लाइफ का, अगर आप इसका रेलेवेंस देखो ना, तो अगेन ऐसा ना हो कि कोई इनोसेंट जेल में ही पड़ा रहे सिर्फ ये बोल के कि वो नेशनल सिक्योरिटी पे एक थ्रेट है। तो इसलिए इन सारी पावर्स का मिसयूज रोकना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा?
ऐसा थोड़ा ना होगा कि सस्पेंड एंड गो। क्यों किया है? आपके पेरेंट्स आके पूछ सकते हैं, क्या पता आप गलती आपकी हो भी ना, आपको ऐसे ही फंसा के बिना किसी रीजन लॉजिक, बिना किसी इंक्वायरी के आपको निकाल दिया। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी चेक्ड एट एवरी स्टेप, ताकि किसी इनोसेंट को भी जेल में ना रखा जाए विदाउट एनी रीजन। करेक्ट। नाउ एडिशनल रिलेटेड राइट्स, अब इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल राइट्स भी हैं। क्या क्या है? फर्स्ट इज द राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी जो है, इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ। ठीक है, तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम अपने घर में देखें तो हम अपने घर में अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, राइट, अपने आस पड़ोस से, कि अपने अपने घर की चार दीवारी में ही हम कुछ बातें चाहते हैं, उसके बाहर नहीं चाहते हैं, राइट। तो इसीलिए ना हर किसी को अपनी लाइफ में, अपने डेटा में, अपने डिसीजन में प्राइवेसी मिलनी चाहिए, और यही हमें आर्टिकल 21 बताता है ऑफ राइट टू लाइफ। और ये बोला गया है कि दिस राइट टू प्राइवेसी इज अ नेचुरल एक्सटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने ही 2017 में बोला है कि राइट टू प्राइवेसी या प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ का एक नेचुरल एक्सटेंशन है। अब मान लो घर में आपकी अगर पर्सनल डायरी पड़ी है, आप रोज उसमें लिखते हो कि क्या होता है, कौन क्या करता है, कैसे मतलब आपको क्या आज अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है, अगर कोई भी बाहर से उठा के उसको पढ़ ले तो आपकी प्राइवेसी तो गई ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही हर किसी की प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इट प्रोटेक्ट्स द पर्सनल लिबर्टी, डेटा एंड फ्रीडम फ्रॉम सर्वेलेंस। तो मान लो कि अगर आपका फोन है, मैसेजेस हैं, चैट्स है, आपकी पिक्चर्स है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट बिना किसी रीजन के, ऐसा नहीं हो कि आज पुलिस आई घर पे दिखाओ अपना फोन दिखाओ, चैट दिखाओ, अपनी फोटोज दिखाओ, नहीं कर सकते बिना किसी रीजन के। दे कैन नॉट एंटर इनटू योर पर्सनल लाइफ। ओके, देन इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2017, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट कहा गया था इसको, जहां पर लोगों का जो प्राइवेसी है, इवन जो डिजिटल प्राइवेसी है, आजकल आपको पता ही है सोशल ये ऑनलाइन का ज़माना है, राइट। तो यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम ये सब कुछ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी हर सिटीजन का डिजिटल और पर्सनल डेटा जो है वो उनकी प्राइवेसी के अंडर ही आता है। नाउ एग्जाम्पल, नो वन कैन एक्सेस योर फोन डेटा विदाउट योर लीगल परमिशन। अब आपका फ़ोन का डेटा भी, इवन कोई आपने किसको कॉल की, किससे मैसेजेस किए, क्या किया, ये आपका बिना रीज़न के आप कोई भी आपसे नहीं ले सकता। तो अब अगर आपका कोई फोन हैक कर लेता है, कहीं व्हाट्सएप के चैट्स पढ़ लेता है, ये सब इलीगल है। अगर आपके साथ ये कभी भी होता है ना, आप डायरेक्टली साइबर सेल को कंप्लेंट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज योर फंडामेंटल राइट। ऑलराइट, नाउ राइट टू फ्रीडम के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज RTI, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, विच इज अंडर आर्टिकल 19(1)(a), सेक्शन 1A, राइट। तो जैसे ना डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब हम सवाल पूछते हैं, हम अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं, कहाँ टैक्स का कहाँ वो यूज कर रही है, अगर आपने फंड्स दिए हैं तो वो फंड्स कहाँ पर कैसे यूज हो रहे हैं। तो सवाल पूछने से ना कतराना नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने से हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती है। तो RTI ना एक ऐसा टूल है जिससे हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। अब जैसे होता है ना कि RTI में हम कर क्या क्या सकते हैं एज अ सिटीजन, वी कैन सीक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अब मान लो कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये पूछ सकते हैं कि एग्जाम में इस बार कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, सिंपल सी बात है। वैसे ही आप गवर्नमेंट से ये पूछ सकते हो कि जो फंड्स मिले थे, से स्कूल हमारा कोई से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हमें कुछ फंड्स मिले हैं गवर्नमेंट से। अब हम ये पूछ सकते हैं कि भाई वो फंड्स कहाँ हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ हुआ है। सो वी कैन सीक दिस ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, दैट्स आवर राइट। देन आस्क गवर्नमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे जो बजट मिला था उसका क्या किया, पूछो जरा गवर्नमेंट से। फिर हम सर्टिफाइड कॉपीज भी ले सकते हैं। तो जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं, उनको हमें सर्टिफाई करके वो डॉक्यूमेंट्स हम उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। देन इंस्पेक्ट एंड और सैंपल द रिकॉर्ड्स। तो जैसे पंचायत है या फिर कुछ प्रोजेक्ट की फाइल्स है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी फाइल्स है, पंचायत है उसको पैसा आया है उसकी फाइल्स हैं,
कहाँ पर वो पैसा लगा है। तो ये हर एक चीज, दीज पंचायत रिकॉर्ड्स, दीज प्रोजेक्ट फाइल्स, ऑल ऑफ देम आर द गवर्नमेंट फाइल्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो हम इन सब की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं एक दिन गए और बोला कि इंफॉर्मेशन दो, नो। ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें RTI करना पड़ेगा, ठीक है। देन एग्जाम्पल, इफ यू आस्क अ पब्लिक स्कूल हाउ द फंड्स वर स्पेंट, तो आप अपने स्कूल में, या आप मान लो आप बड़े होके आप वहां पर मैनेजमेंट में हो, टीचर में, तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो स्कूल से कि बताओ भाई कहाँ कहाँ पैसे यूज हुए हैं, हमें भी बताओ। इफ यू आर नॉट ओपनिंग अ न्यू से कंप्यूटर लैब, जिसकी आज हमें ज़रूरत है, बच्चे हमारे बढ़ चुके हैं, हमें ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो बताओ कि वो जो फंड्स आए थे, जो भी फंड्स आते हैं स्कूल में, वो कहाँ गए। सो दिस राइट यू हैव, आप ये पूछ सकते हो, ठीक है, और वो आपको मना नहीं कर सकते देने से। देन कमिंग ऑन टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 एंड 24 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 23 हमें क्या बताता है इसमें, तो आर्टिकल 23 इट बैन्स द फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये फोर्स्ड लेबर को और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है। तो ये जो एक्ट है या ये जो आर्टिकल है, ये क्या क्या प्रोहिबिट करता है, ये प्रोहिबिट करता है फोर्स्ड लेबर या बेगर, ठीक है। तो मतलब कि आप किसी भी इंसान से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, कि आप उसको पैसे भी नहीं दे रहे हो और आप जबरदस्ती उससे काम करा रहे हो, नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती आप किसी से काम करवा ही नहीं सकते। देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो किसी भी इंसान को बेच देना, उसको किसी इलीगल काम में लगा देना, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब कुछ इलीगल है। आप एक छोटे बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय आप उसको रेस्टोरेंट में या किसी होटल में या फिर किसी फैक्ट्री में अगर आप उससे काम करा रहे हो, दैट इज अगेन इलीगल। देन अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट, मान लो आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प आती है और आपने उसकी पेमेंट से 5,000 आपने बोला है कि महीने का काम करना है और 5,000 रुपए मिलेंगे। तो जब 5,000 पे बात हुई है तो उसका मतलब 5,000 ही होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 2,500 दे के 2,000 दे के आप उसको भेज दो कि बस इतना ही मिलेगा। नो, दैट इज नॉट राइट। तो ये अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट जो है, दैट इज अगेन इलीगल। Now article it also treats such practices as criminal offenses, जैसे कि किसी को बेच देना, किसी को prostitution में डाल देना, so that is again illegal. Even payment below the minimum wage is considered as exploitation. तो मान लो कि अगर दिन की जो मजदूरी है ना, अगर वो 500 रुपए है और आप 500 के बदले आप किसी को पूरा दिन काम करने के बजाय आप 200 रुपए देते हो, तो फिर वो भी क्या है, वो भी एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ही आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, फोर्सिंग माइग्रेंट वर्कर्स टू वर्क विदाउट पे और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स वायलेट्स आर्टिकल 23। तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना प्रॉपर पे के या बिना पे दिए उनसे काम कराना इज अगेन इलीगल। देन कमिंग ऑन टू आर्टिकल 24 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बैन ऑन चाइल्ड लेबर। तो कोई भी बच्चा जो 14 साल से नीचे है, आप उसको किसी फैक्ट्री में, माइंस में, किसी भी हैजार्डस एक्टिविटी में आप उससे काम नहीं करा सकते। सो इट प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड्स हेल्थ, सेफ्टी एंड राइट टू एजुकेशन। एक तो 14 साल तक तो आपके पास फ्री एजुकेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हो। दूसरा, ये बच्चे की माइंस में, फैक्ट्रीज में या किसी भी हैजार्डस एक्टिविटी में उनका काम करना उनकी हेल्थ पे एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर आता है और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी पर भी। सो आर्टिकल 24 बैन्स चाइल्ड लेबर। नाउ इसके अंदर कुछ और चीजें भी प्रोहिबिटेड हैं, विच इज बॉन्डेड लेबर। अब मान लो कि किसी ने एक छोटा सा लोन लिया था 10,000 का, वो बेचारा उस लोन को नहीं चुका पाया और जिससे लोन लिया था अब वो जिंदगी भर उसको बिना पैसे दिए उससे बस मजदूरी कराता रहे, अपना सारा काम पूरी उम्र कराता रहे। सो डू यू थिंक दैट इज फेयर? नो, दैट्स अनफेयर और उसे हम बॉन्डेड लेबर बुलाते हैं और ये इलीगल है। अगर आप भी अपने आसपास कुछ ऐसा देखते हो तो आपको जरूर रिपोर्ट करनी चाहिए ऐसी बातें। देन एक्सप्लॉयटेशन इन डोमेस्टिक एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो कई बार घरों में, अगर मान लो आप एक किसी छोटे से बच्चे को रोज अपनी बिल्डिंग में देखते हो और आप पूछते हो कि आप कहाँ काम करते हो, तो छोटा सा बच्चा है किसी के घर काम करता है और फिर वो ये बोले कि
मैं घर में काम करता हूँ, तो क्योंकि मेरे पापा ने उनसे लोन लिया था और वो पैसे नहीं दे पाए, तो इसलिए मैं यहाँ काम करता हूँ। सो अगेन दैट इज एक्सप्लॉयटेशन एट डोमेस्टिक लेवल, और इनफॉर्मल सेक्टर्स में ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं, और इसे हम बॉन्डेड लेबर बोलते हैं। और कहीं ना कहीं नहीं, ये एक्चुअली हमारे देश में इलीगल है। तो एक रियल लाइफ इम्पैक्ट बताती हूँ इसका। 2021 में दिल्ली की कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि वहां पर कुछ बच्चों से ना काम कराया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से। तो वहां पर चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय की गई थी। तो वो सारी साइट्स और रेस्टोरेंट्स उनको बंद किया गया, और उनके ओनर्स पे स्पेशल पेनल्टीज भी डाली गई, बिकॉज इट कम्स अंडर द आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो 25 से 28 में लिखा गया है। अब जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स भी पढ़े थे, तो हमने यही पढ़ा था कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हमारा नहीं है, और जो रिलीजन्स हैं वो सभी इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल 25 to 28 है, ये हमें क्या गारंटी देते हैं? तो ये हमें गारंटी देते हैं कि वी कैन फॉलो द रिलीजन ऑफ आवर ओन चॉइस, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, जो भी रिलीजन्स हैं, हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, और कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता अपना रिलीजन चेंज करने में या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने में। नाउ टू प्रैक्टिस रिलीजन फ्रीली अकॉर्डिंग टू द पर्सनल कस्टम्स एंड बिलीफ, तो मुझे जिस रिलीजन को फॉलो करने में मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको फॉलो कर सकती हूँ। देन प्रीच योर रिलीजन, यू कैन शेयर योर बिलीव्स पीसफुली। अगर आपको लगता है कि आपके रिलीजन में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छी हैं और लोगों तक वो बातें पहुंचने चाहिए, आप पीसफुली उनको शेयर कर सकते हो। बट ये नहीं कि 4 लोगों को पकड़ के बोला कि नहीं ये अच्छा है और अब तुम यही बनो। सो दैट इज व्हाट नॉट राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इट मैनेज सो व्हाट this right guarantees, so it manages religious affairs। तो हमारे अगर आप कंट्री में देखो ना, तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्स हैं, चर्चेस हैं। करेक्ट। तो ये टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस जितने भी हैं ना, ये सब रिलीजियस साइट्स है हमारी, और इनको हमारी कंट्री में इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देन नो रिलीजियस टीचिंग इन स्टेट फंडेड स्कूल्स, तो कोई भी ऐसी रिलीजियस टीचिंग्स हम किसी भी स्टेट फंडेड स्कूल्स में हम बिल्कुल नहीं देते हैं। सो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज बैंड इन स्कूल्स विच आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। जिनको गवर्नमेंट फंड करती है, वहाँ पर हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ हिंदू का रिलीजन वहाँ प्रीच करें, या फिर सिर्फ मुस्लिम्स का या सिख्स का या फिर क्रिश्चियंस का, किसी का भी एक रिलीजन हम स्कूल्स में नहीं सिखाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आती हैं। तो अब मान लो कि आप किसी रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करते हो, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के खिलाफ आप गलत बातें फैलाओ या फिर दूसरे रिलीजन को बदनाम करो। सो दैट मिलाइनिंग अदर रिलीजन्स इज टोटली बैंड। यू कैन नॉट मिलाइन अदर रिलीजन्स। आप दूसरे रिलीजन्स को मिलाइन मतलब आप बदनाम नहीं कर सकते किसी और रिलीजन को। अब जैसे स्कूल में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक दोनों की फाइट हुई, अब एक बच्चा दूसरे बच्चे के खिलाफ ना गलत चीजें फैलाना लग जाए, उसको बदनाम करना शुरू हो जाए, सो दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। सेम इज केस विद द रिलीजन्स जो इंडिया में है। अगर मान लो आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है या आपका कोई ग्रुप है, आप उस ग्रुप का यूज करके लोगों को ऐसे मैसेजेस और ऐसे टेक्स्ट भेजो, ऐसी इमेजेस, वीडियोस भेजो जो कि एक जो लोगों में ना हेट्रेड फैलाए, राइट। सो दैट कम्स अंडर इंसाइटिंग हेट्रेड, और वो कम्युनल वायलेंस प्रोवोक कर सकता है। तो दैट इज अगेन नॉट राइट। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट मीन फ्रीडम टू इंसल्ट। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डज नॉट मीन को कि आप किसी को इंसल्ट करो। तो आपका फ्रीडम तभी तक है जब तक आप किसी और को बदनाम या इंसल्ट नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप अपने फ्रीडम का गलत यूज करोगे, जिस दिन आप अपनी फ्रीडम का मिसयूज करोगे, उस दिन आपकी फ्रीडम भी चली जाएगी।
तो अब अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लेना, तो अगर मान लो एक इंसान है जो दूसरे रिलीजन में वॉलंटरली कन्वर्ट करना चाहता है, सो दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। तो एक रिलीजन से आप दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप खुद से वो चीज करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको कोई डराए धमकाए ऐसे मतलब माथे पे बंदूक रख के कोई आपको बोले कि आप इसमें कन्वर्ट कर जाओ, तो दैट इज इलीगल और वो एक क्राइम है और उस केस में उस इंसान की फ्रीडम ली जा सकती है। सो बट इफ समवन फोर्सेस कन्वर्जन्स और स्प्रेड हेट अगेंस्ट अनदर ग्रुप, लीगल एक्शन कैन बी टेकन। अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट हेट स्प्रेड करता है या फिर फोर्स्ड कन्वर्जन्स क्रिएट करता है, तो उस केस में भी लीगल एक्शंस उसके खिलाफ लिए जा सकते हैं। तो एक चीज हमें अपनी समझ लेनी चाहिए कि ये जो राइट्स है ना, वो हमारा राइट्स आर टू प्रोटेक्ट आवर फ्री विल, ठीक है, लेकिन किसी प्रेशर और प्रोपेगेंडा को सपोर्ट हमारे राइट्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं, राइट। तो अगर घर में भी कोई अपनी पसंद का गेम खेलता है वो खेल सकता है। अगर आपको जबरदस्ती आपको कैरम बोर्ड खेलना, आप कैरम खेलो, लेकिन अगर आपको कोई बोले चलो आज हम सांप सीढ़ी खेलेंगे, नहीं खेलनी तो भाई नहीं खेलनी, सीधी सी बात है, राइट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो आर्टिकल 29 और 30 के अंडर ये आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 के अंडर आते हैं। सो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो आपने देखा होगा, हमने बहुत बार अपने थ्रू आउट द चैप्टर्स, अब हम 3rd चैप्टर में है सिविक्स के, तो हमने ये सुना है, देखा है, पढ़ा है कि जो माइनॉरिटीज है ना हमारे कंट्री में, काफी माइनॉरिटीज भी हैं, मतलब ऐसे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक या कल्चरल ग्रुप्स जिनका नंबर कम है, करेक्ट। तो अब मान लो कि एक फैमिली है जो बंगाल में थी, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं, वो आ जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ना उनको से मराठी स्कूल में पढ़ना पड़ता है या फिर हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, क्योंकि वो बंगाली हैं तो उनके बच्चे बंगाली भी सीखे, तो वो वहां पर ना एक बंगाली मीडियम वाला स्कूल खोल देते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारा एक ग्रुप बन जाता है और वो बच्चे वहां पर बंगाली भी सीखते हैं। तो ऐसा वो कर सकते हैं, क्यों? ताकि उनके बच्चे जो महाराष्ट्र में सिखाया जा रहा है वो भी सीखे, लेकिन वो अपने कल्चर और रूट्स से भी जुड़े रहें। तो इसलिए दिस इज ऑल अलाउड। कोई भी अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए कदम उठा सकता है बिना किसी और को हार्म किए। सो द ग्रुप्स हैव राइट टू कंजर्व देयर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर एंड कैन एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू टीच अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशंस। तो उनके जैसे ट्रेडिशन है उसके हिसाब से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। अब राइट टू एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो जितने भी स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जिनके फंड स्टेट से आते हैं, दे कैन नॉट डिनाई एडमिशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और सेक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट को कोई भी कल्चरल कंटेंट भी पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता जो वो नहीं पढ़ना चाहते। अब मान लो कि एक महाराष्ट्रन स्टूडेंट है और एक बंगाली स्टूडेंट है, ठीक है, दोनों ही महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं। अब आप बंगाली स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकते ना कि मराठी सीखो या फिर मराठी का पूरा कल्चर मतलब तुम सीखो, आप नहीं बोल सकते जब तक वो बच्चा खुद से नहीं सीखना चाहता है। तो ये सब हमारे फ्री विल पर है, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। देन की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, सो नो पर्सन शेल बी डिनाइड ऑफ एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाय स्टेट और एडेड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और लैंग्वेज। तो वही सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था कि एक बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटी ग्रुप है तो वो अपना एक स्कूल सेटअप कर सकते हैं जहां पर उनके बच्चे बंगाली पढ़ सकें। हाउएवर दे मस्ट एडमिट अ हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड इफ द स्कूल रिसीव्स द गवर्नमेंट एड, ठीक है। तो वो एक हिंदी स्पीकिंग बच्चे को भी ले सकते हैं अगर वहां पर गवर्नमेंट की एड आती है। सो वी आर फ्री टू वर्क ऑन आवर विल, वी आर फ्री टू डू अपने विल के हिसाब से जो हम करना चाहते हैं, और हमारी फ्रीडम, हमारे राइट्स तब तक हैं जब तक हम किसी और के फ्रीडम, राइट्स, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन को हम मतलब हेट नहीं स्प्रेड करते हैं या फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन।
अभी भी बच गया है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे इसको मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। जहां पर कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।